नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड महामारी से संघर्ष में मीडिया की भूमिका की सराहना की। सरकार ने कहा, भारत में प्रति 10 लाख पर कोविड मरीजों की संख्या विश्व में सबसे कम, स्वस्थ होने की दर 77.65% हुई। भारतीय सेना ने कहा, उसने किसी भी हालात में वास्तविक नियंत्रण रेखा का उल्लंघन नहीं किया और न ही कोई आक्रामक रुख अपनाया। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने उद्योग जगत के प्रमुखों से लॉजिस्टिक क्षेत्र में किफायती समाधान उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रेल के साथ साझेदारी करने को कहा। और पेट्रोलियम मंत्रालय के तहत 5 सार्वजनिक उपक्रम अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन के सतत जलवायु कार्रवाई में शामिल होंगे। समाचार संध्या में चंद्रिका जोशी के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड महामारी से संघर्ष में मीडिया की भूमिका की सराहना की है। श्री मोदी ने कहा कि मीडिया ने कोविड महामारी के बारे में जागरूकता फैलाकर तथा सरकार के कार्यों की विवेचना और उसकी योजनाओं की कमियों के बारे में बताकर जनता की अभूतपूर्व सेवा की है। गरीबों को शौचालय देने वाला, अनेक बीमारियों से बचने वाला स्वच्छ भारत अभियान हो, माताओं बहनों को लकड़ी के धुएं से बचाने वाली उज्ज्वला गैस योजना हो, हर घर तक जल पहुंचाने के लिए चल रहा जल जीवन मिशन हो, सभी में मीडिया ने जागरूकता बढ़ाने का काम किया है, सकारात्मक काम किया है। महामारी के इस दौर में कोरोना के खिलाफ जागरूकता अभियान में भी भारतीय मीडिया ने जनता की अभूतपूर्व सेवा की है। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जयपुर में पत्रिका गेट के उद्घाटन के अवसर पर बोल रहे थे। श्री मोदी ने कहा कि समाज के प्रबुद्ध वर्ग और लेखक पथ प्रदर्शक और शिक्षक होते हैं। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हर बड़ा नाम लेखन से जुड़ा हुआ था। किसी भी समाज में समाज का प्रबुद्ध वर्ग, समाज के लेखक या साहित्यकार, ये पथ प्रदर्शक की तरह होते हैं। एक प्रकार से समाज के शिक्षक होते हैं। स्कूली शिक्षा तो खत्म हो जाती है, लेकिन हमारे सीखने की प्रक्रिया पूरी उम्र चलती है, प्रतिदिन चलती है। इसमें बड़ी ही अहम भूमिका पुस्तकों और लेखकों की भी है। प्रधानमंत्री ने नई पीढ़ी में पठन पाठन की आदत पैदा करने का भी आग्रह किया। आज टेक्स्ट और ट्वीट के इस दौर में ये और ज्यादा जरूरी है कि हमारी नई पीढ़ी गंभीर ज्ञान से दूर न हो जाए। और मैं तो हर परिवार से आग्रह करता हूं, घर की रचना के समय आर्किटेक्चर को जरूर कहिए कि एक कोना ऐसा भी हो जिसमें अच्छी अच्छी किताबें रखी हो और परिवार के हर व्यक्ति समय निकालकर दिन में एक बार उन किताबों के पास जाए, किताबों को हाथ लगाए, एक आध दो पेज, एक आध दो लाइन जरूर पढ़ने की आदत बनाए। श्री मोदी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की उपस्थिति अब और मजबूत हो रही है। श्री मोदी ने कहा कि विश्व भारत की आवाज को अब और ध्यान से सुन रहा है। आज जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, आज जब लोकल के लिए वोकल होने की बात कर रहे हैं, मुझे खुशी है कि हमारा मीडिया इस संकल्प को एक बड़े अभियान की शक्ल दे रहा है। हमें अपने इस विजन को और व्यापक करने की जरूरत है। भारत के लोकल प्रोडक्ट्स तो ग्लोबल हो ही रहे हैं, लेकिन भारत की आवाज भी अब ज्यादा ग्लोबल हो रही है। ऐसे में भारतीय मीडिया को भी ग्लोबल होने की जरूरत है। केंद्र सरकार ने कहा है कि प्रति 10 लाख आबादी पर कोविड-19 मामलों की संख्या के मामले में भारत दुनिया में सबसे कम रोगियों वाले देशों में शामिल है। विश्व का औसत 3,527 है, जबकि भारत में प्रति 10 लाख जनसंख्या पर कोविड मामलों की संख्या 3,102 है। आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि भारत में प्रति 10 लाख आबादी पर कोरोना से सबसे कम मौत वाला देश है और इसलिए यहां महामारी से मृत्यु दर में भी लगातार गिरावट आ रही है। उन्होंने कहा कि अगस्त के पहले सप्ताह में मृत्यु दर 2.15% थी,
जो अब घटकर 1.70% हो गई है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। भारत में इस महामारी से प्रति 10 लाख जनसंख्या पर केवल 53 मौतें हो रही हैं, जबकि विश्व का औसत 115 है। श्री भूषण ने कहा कि पिछले 24 घंटे में 73,642 रोगी कोरोना संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं, जो महामारी से ठीक होने की सबसे ऊंची दैनिक दर है। देश में अब तक 33 लाख से अधिक रोगियों को ठीक होने पर अस्पतालों से छुट्टी दी गई है। स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर अब 77.65 हो गई है। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि स्वस्थ होने वाले रोगियों की संख्या बढ़ने से रोगियों और स्वस्थ हुए लोगों के बीच अंतर बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस समय देश में कोरोना के संक्रमित रोगियों की संख्या 8,83,697 है, जबकि स्वस्थ हुए लोगों की संख्या 33,23,950 हो गई है। उन्होंने ये भी बताया कि प्रति 10 लाख आबादी पर परीक्षणों की संख्या में भी भारी वृद्धि हुई है और 21 राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश तो प्रति 10 लाख आबादी पर राष्ट्रीय औसत से भी अधिक दैनिक परीक्षण कर रहे हैं। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि अब तक देश भर में कोविड महामारी से 5 करोड़ से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है और एक सप्ताह में रोजाना 10 लाख से अधिक परीक्षण किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि हमें चेज द वायरस पर काम करने की जरूरत है। श्री भूषण ने कहा कि एक भी व्यक्ति जांच छूटने से संक्रमण के अधिक फैलने का खतरा है। नीति आयोग में स्वास्थ्य संबंधी मामलों के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने कहा कि परीक्षणों की संख्या बढ़ी है तथा इसमें और बढ़ोतरी की जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत में स्वस्थ होने की दर का बढ़ना और मृत्यु दर का कम होना संतोष का विषय है। उन्होंने देश में ऐसा माहौल तैयार करने की आवश्यकता पर बल दिया जिसमें लोग कोविड-19 परीक्षण कराने से डरे नहीं। उन्होंने कहा कि लक्षणों के दिखाई देने पर भी परीक्षण न कराना उस व्यक्ति और समूची प्रणाली के लिए खतरनाक है। डॉक्टर पॉल ने कहा कि रूस ने अपने यहां विकसित टीकों का भारतीय कंपनियों में बड़े पैमाने पर उत्पादन करने और तृतीय चरण के अध्ययन कराने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि भारत इस अनुरोध को अत्यधिक महत्व देता है और दोनों मोर्चों में काफी प्रगति हुई है। आईसीएमआर भारत बायोटेक जो है वो फेज 1 उनका कंप्लीट है। आज से फेज 2 की एनरोलमेंट शुरू हो गई है। ये भारत बायोटेक है, ये हिंदुस्तानी वैक्सीन है, ये किल्ड वैक्सीन है, इसके ऊपर ये स्टेटस है। फिर अब बात आती है जो हमारा कैडिला जाइडस का है, वो वैक्सीन ट्रायल जो है वो भी अब फेज 1 खत्म होके फेज 2 भी अच्छी प्रोग्रेस में चला हुआ है। तो ये 2 हमारे इंडिजिनस वैक्सीन हैं जो कि हिंदुस्तानी अपने ही वॉलंटियर्स के ऊपर फेज 1 और फेज 2 की तरफ अग्रसर हो रहे हैं बहुत तेजी से, बहुत सैटिस्फैक्टरी तरीके से। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज कहा कि राज्य में आर्थिक गतिविधियों पर अब किसी प्रकार की रोक नहीं रहेगी। राज्य सरकार ने कहा कि प्रत्येक रविवार को लगने वाले लॉकडाउन को भी समाप्त कर दिया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से प्रदेश में आर्थिक गतिविधियां बढ़ाने के साथ ही कोविड-19 महामारी के बारे में आम लोगों में जागरूकता पैदा करने को कहा है। राज्य में अनलॉक की प्रक्रिया की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में पिछले 2 महीने से हर सप्ताह के अंत में लगने वाले प्रतिबंधों को समाप्त करने के आदेश दिए। शुरुआत में ये प्रतिबंध 55 घंटे की अवधि के लिए हर शनिवार और रविवार को लागू किए जाते थे और पिछले सप्ताह से इन्हें घटाकर सिर्फ रविवार के दिन 24 घंटे की अवधि तक का कर दिया गया था। अब सभी बाजार शनिवार और रविवार को भी खुलेंगे और हर सप्ताह के अंत में बंद होने की बजाय पूर्व में निर्धारित अपनी साप्ताहिक बंदी के दिवस के हिसाब से बंद होंगे। कोरोना वायरस को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए राज्य में अब कंटेनमेंट जोन के बाहर स्थित होटल और रेस्टोरेंट भी खुल सकेंगे। मुख्यमंत्री ने राजधानी लखनऊ में 3 प्रमुख मेडिकल संस्थानों एसजीपीजीआई, केजीएमयू और राम मनोहर लोहिया संस्थान में 1000 आईसीयू बेड तैयार करने के निर्देश दिए हैं। लखनऊ में पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा संख्या में कोविड के मरीज मौजूद हैं। उन्होंने कंटेनमेंट जोन के हर व्यक्ति की कोविड जांच सुनिश्चित करने को भी कहा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
इस बीच लखनऊ प्रशासन ने फोन कॉल पर सैनिटाइजेशन की व्यवस्था शुरू की है। जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने बताया कि किसी भी स्थान, कार्यस्थल या अपार्टमेंट जहां कोविड-19 संक्रमित मरीज हैं, फोन करके सैनिटाइजेशन की इस सेवा का उपयोग किया जा सकता है। किसी अपार्टमेंट, किसी ऑफिस, बाजार हो, दुकान हो या ऐसी जगह हो जहां पे लोगों का आवागमन रहता है, तो ऐसी जगहों पर वो फ्री सैनिटाइजेशन की सुविधा दी जा रही है। 12 घंटे के अंदर ही टीम जाकर के सैनिटाइजेशन का कार्य संपन्न करेगी, जो निर्धारित प्रोटोकॉल और मानक है सोडियम हाइपोक्लोराइड के सॉल्यूशन के माध्यम से। और ये जो नंबर हमने जारी किया है, ये नंबर है 0522 230 770। सैनिटाइजेशन ऑन वन कॉल सुविधा लखनऊ के नागरिकों के लिए ये मुहैया कराई गई। महाराष्ट्र में कोविड महामारी के बढ़ते प्रकोप के बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बीमारी के फैलाव की रोकथाम के लिए लोगों से जन आंदोलन के रूप में एकजुट हो जाने का आह्वान किया है। श्री ठाकरे ने कहा है कि उनकी सरकार कोविड-19 के बारे में जन जागरूकता अभियान शुरू करेगी, क्योंकि राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में मामले सामने आ रहे हैं। एक रिपोर्ट। मुंबई में चेस द वायरस कार्यक्रम की सफलता के बाद श्री ठाकरे ने कहा कि अब समय है इसे राज्य भर में लागू करने का। तदनुसार अब जिला प्रशासन हर एक कोरोना वायरस संक्रमित रोगी के न्यूनतम 20 से 30 संपर्कों को ट्रेस करेगा और उन्हें सख्त संगरोध के तहत रखने के लिए जिम्मेदार होगा। इससे वायरस की श्रृंखला को तोड़कर संक्रमण निहित किया जा सकेगा। 15 सितंबर से शुरू होने वाले इस पहल के लिए मुख्यमंत्री ने कहा कि माझे कुटुंब माझी जवाबदारी, यानी कि मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी तभी सफल हो पाएगा जब नागरिक, राजनीतिक दल और गैर सरकारी संगठन इसे समर्थन करेंगे। श्री ठाकरे ने कहा कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता घर घर जाकर हर एक परिवार के चिकित्सा इतिहास के बारे में सामान्य पूछताछ कर रहे हैं और किसी विशेष देखभाल की आवश्यकता होने पर सदस्यों को सूचित करने में लगे हैं। साथ ही मास्क पहनने और सामाजिक दूरी बनाए रखने का भी आह्वान कर रहे हैं। कुणाल शिंदे के साथ मैं निशा रानी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री इडापड्डी पलानीसामी ने आज राज्य में कोविड-19 महामारी पर नियंत्रण के लिए किए जा रहे उपायों के बारे में एक संक्षिप्त रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपी। इस बीच आज राज्य में 5,684 नए मामलों में कोविड-19 की पुष्टि होने के बाद अब तक महामारी से संक्रमित लोगों की संख्या करीब 4,75,000 हो गई है। महामारी से स्वस्थ हुए मरीजों की संख्या भी 4,16,000 हो गई है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में वरिष्ठ चिकित्सक मोहसिन वली इस चर्चा में भाग लेंगे। ये कार्यक्रम रात 9:30 बजे से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-115767 और लैंडलाइन नंबर 011-231-4444 पर फोन करके विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स पर #AskAIR के जरिए भी सवाल पूछे जा सकते हैं। आकाशवाणी से बातचीत में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के हृदय रोग विभाग के डॉक्टर अंबुज राय ने कहा कि बुजुर्ग, उच्च रक्तचाप तथा कैंसर से ग्रसित लोगों को अत्यधिक सावधानी बरतने की जरूरत है। They have to be extra cautious. So the elderly, the people who already have heart disease, people who have had brain strokes, people who have lung disease, people who have some kind of cancer, or people who have low immunity, people with diabetes, hypertension, in general, people who are more than 65 years of age, they're much more prone to a more severe form of the disease if they get the disease. ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। सामान पैक कर दिया है, अपना ख्याल रखिएगा। और आप यहाँ परिवार का, माँ को अस्पताल लेके जाना है। और पैसे? अरे मैं ही तो जा रहा हूँ शहर। माँ का आयुष्मान भारत कार्ड तो यहीं छोड़े जा रहा हूँ ना। तो इससे यहाँ भी मुफ्त इलाज मिलेगा? यही तो खूबी है इस योजना की। मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने भी तो बताया था। लो तुम भी सुन लो। आयुष्मान भारत योजना के साथ एक बहुत बड़ी विशेषता पोर्टेबिलिटी की सुविधा भी है। पोर्टेबिलिटी ने देश को एकता के रंग में रंगने में भी मदद की है। यानी बिहार का कोई गरीब
अगर चाहे तो उसे कर्नाटका में भी वही सुविधा मिलेगी जो उसे अपने राज्य में मिलती है। भारत सरकार की आयुष्मान भारत पीएम जय योजना दे रही है देश के 50 करोड़ से अधिक लोगों को प्रति वर्ष रुपए 5 लाख तक का मुफ्त इलाज। योजना के तहत लाभार्थियों के लिए कोविड-19 की जांच और इलाज मुफ्त है। 14555 पर कॉल कर योजना में अपना नाम जानिए और ई कार्ड बनवाने के लिए नजदीकी सीएससी केंद्र या सूचीबद्ध सरकारी या प्राइवेट अस्पताल जाएं। आयुष्मान भारत की छांव शहर हो या गांव। भैया जी सारी तैयारी कर ली अपने गोपाल की शादी की। लच्छू सब संभाल रहा है। भैया जी जूते आ गए हैं, शेरवानी फिट करा लिया है। वहाँ बात की भैया जी ऐसी बातों में मर्दों का क्या काम। वाह, जब बहू आएगी तुझे पूछेगी बुड़बक कि परिवार नियोजन का कौन सा तरीका अपनाना है तो क्या कहेगा। लच्छू संभाल रहा है। सिर्फ शादी नहीं, शादी के बाद की समझदारी की तैयारी करो। सेहत और सोच दोनों से तैयार होकर परिवार बढ़ा रहा है। फोन करें और परिवार नियोजन से जुड़ी सब जानकारी पाएं। जोड़ी जिम्मेदार जो प्लान करे परिवार। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अवसंरचना ट्रस्ट के जरिए पावर ग्रिड कॉरपोरेशन की सहायक कंपनियों की परिसंपत्तियों के मौद्रिककरण को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड महामारी से संघर्ष में मीडिया की भूमिका की सराहना की। सरकार ने कहा भारत में प्रति 10 लाख पर कोविड मरीजों की संख्या विश्व में सबसे कम, स्वस्थ होने की दर 77.65% हुई। भारतीय सेना ने कहा उसने किसी भी हालात में वास्तविक नियंत्रण रेखा को पार नहीं किया और न ही कोई आक्रामक रुख अपनाया। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने उद्योग जगत के प्रमुखों से लॉजिस्टिक क्षेत्र में किफायती सामान उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रेल के साथ साझेदारी करने को कहा और पेट्रोलियम मंत्रालय के तहत 5 सार्वजनिक उपक्रम अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन के सतत जलवायु कार्रवाई में शामिल होंगे। All India Radio presents World News. News and views from across the globe. What happened? What is up next? The newsmakers and the highlights of the day. Every day at 10:20 p.m. in the night. On 100.1 FM, All India Radio. ये आकाशवाणी है। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने पावर ग्रिड कॉरपोरेशन की सहायक कंपनियों के अवसंरचना निवेश ट्रस्ट के माध्यम से परिसंपत्ति मौद्रीकरण की स्वीकृति प्रदान कर दी है। मंत्रिमंडलीय समिति ने पावर ग्रिड को शुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के जरिए परिसंपत्तियों के मौद्रीकरण की मंजूरी दी है। ये प्रक्रिया पहले से मौजूद विशेष उद्देश्य कंपनी के जरिए पूरी की जाएगी। सेना ने कहा है कि भारत सीमा पर वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास तनाव कम करने और टकराव रोकने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन चीन की ओर से टकराव बढ़ाने के लिए लगातार उकसावे की कार्रवाई की जा रही है। भारतीय सेना द्वारा किसी भी समय नियंत्रण रेखा का उल्लंघन नहीं किया गया और न ही गोलीबारी सहित किसी भी तरह का आक्रामक रुख अपनाया गया। सेना के एक अधिकारी ने कहा कि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी पीएलए जानबूझकर समझौतों का उल्लंघन करते हुए आक्रामक व्यवहार कर रही है, जबकि सैन्य, कूटनीतिक और राजनीतिक स्तर पर दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही है। कल चीन के सैनिकों ने नियंत्रण रेखा पर कुछ अग्रिम चौकियों के करीब आने का प्रयास किया। भारतीय सेना द्वारा रोके जाने पर चीन के सैनिकों ने धमकाने के प्रयास के तौर पर हवा में गोलियां चलाईं। उकसावे के इस गंभीर प्रयास के बावजूद भारतीय सेना ने बहुत धैर्य का परिचय दिया और जिम्मेदारी पूर्वक व्यवहार किया। भारतीय सेना शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन देश की अखंडता और सार्वभौमिकता हर कीमत पर बनाए रखी जाएगी। आकाशवाणी के साथ खास बातचीत में सोसाइटी फॉर पॉलिसी स्टडीज के निदेशक कॉमोडोर सी उदय भास्कर ने चीन की इस हरकत की निंदा की। 1993 के बाद ये पहली बार चीन के फौज के तरफ से उन्होंने गोली चलाया है। हालांकि इसे वार्निंग शॉट्स कहने की उन्होंने कोशिश किया है, परंतु एक प्रकार से ये भारत को धमकी देने वाली बात है और ये स्थिति और भी चिंताजनक है, क्योंकि इस वक्त भारत और चीन के बीच में राजनीतिक स्तर पे बातचीत चल रहा है स्थिति को हल करने के लिए। इसके बावजूद अगर ऐसा हरकत हो रहा है, अर्थात यही है कि चीन भारत को धमकी देने की कोशिश कर रहा है, परंतु भारत ने स्पष्ट उन्हें संकेत दिया है कि इस तरफ से भारत ना हिचकने वाला है, ना इस प्रकार का धमकी स्वीकार करेंगे।
रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कारोबारियों से बदलाव की यात्रा में रेलवे का सहयोग करने का आह्वान किया है। भारतीय उद्योग परिसंघ CII द्वारा आयोजित रेल कनेक्ट के दूसरे संस्करण में श्री गोयल ने उद्योगपतियों से लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में कम लागत के समाधान ढूंढने और लॉजिस्टिक्स की दरें कम करने में रेलवे के साथ सहयोग तथा साझेदार बनने का आग्रह किया। उन्होंने आत्मनिर्भर रेलवे के लिए रेलवे और उद्योग जगत दोनों की भागीदारी पर जोर दिया। रेल मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेलवे को देश के विकास इंजन के रूप में परिभाषित किया है। उन्होंने कहा कि उनका दृष्टिकोण रेलवे को एक मजबूत संस्था बनाने का है जो आधुनिक तकनीक और अच्छे सेवा अनुभव के साथ ग्राहकों की सेवा करती हो। श्री गोयल ने यह भी कहा कि रेलवे नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन की ओर तेजी से अग्रसर है। भारत और एशियाई विकास बैंक ADB ने आज दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS गलियारे के निर्माण के लिए $50 करोड़ के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। $1 अरब लागत की इस परियोजना के तहत 82 किलोमीटर के अत्याधुनिक और तेज रफ्तार गलियारे के जरिए उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जोड़ा जाएगा। इस धनराशि का उपयोग परियोजना के पहले चरण के निर्माण में किया जाएगा, जिसके अंतर्गत दिल्ली को आसपास के राज्यों से जोड़ने की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रीय योजना 2021 में व्यवस्था की गई है। इस गलियारे पर 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 5 से 10 मिनट के अंतराल पर वाहन संचालित किए जाएंगे। 82 किलोमीटर लंबा ये गलियारा दिल्ली में सराय काले खां को उत्तर प्रदेश में मेरठ के मोदीपुरम से जोड़ेगा। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सुधार कर 100% साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर एक वर्चुअल कार्यक्रम में श्री निशंक ने कहा कि सरकार, संगठनों, ग्राम सभाओं और अन्य हितधारकों को इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक मिशन के रूप में काम करना होगा। उन्होंने शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों से हर 2 महीने में साक्षरता कार्यक्रम की समीक्षा करने को कहा। श्री निशंक ने कहा कि आबादी का एक बड़ा हिस्सा अब भी साक्षर नहीं है। उन्होंने कहा इस दिशा में और अधिक प्रयास करने की जरूरत है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि नई नीति देश की मान्यताओं और मूल्यों पर आधारित है। उन्होंने कहा कि हर आदमी को कम से कम एक व्यक्ति को पढ़ाना चाहिए। श्री निशंक ने आशा व्यक्त की कि 2030 तक पूर्ण साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पढ़ना लिखना अभियान के नाम से नई साक्षरता योजना आगे बढ़ रही है। कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य देश भर के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 15 वर्ष तक के अशिक्षित बच्चों और उससे अधिक उम्र के 57 लाख वयस्कों को शिक्षित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मध्य प्रदेश के रेहड़ी पटरी वालों के साथ स्वनिधि संवाद करेंगे। सरकार ने कोविड महामारी से प्रभावित गरीब रेहड़ी पटरी वालों की आजीविका से जुड़ी गतिविधियां बहाल करने के उद्देश्य से इस वर्ष 1 जून को पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत की थी। मध्य प्रदेश में 4.5 लाख पटरी रेहड़ी वालों ने योजना में अपना पंजीकरण कराया था। ये कार्यक्रम वेबकास्ट के माध्यम से प्रसारित किया जाएगा। इस दौरान प्रधानमंत्री राज्य के 3 लाभार्थियों से उनके पटरी लगाने वाले स्थान से सीधे जुड़ेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस महीने की 9 और 10 तारीख को मॉस्को में शंघाई सहयोग संगठन SCO के विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक में भाग लेंगे। ये SCO विदेश मंत्रियों की परिषद की तीसरी बैठक है, जिसमें भारत पूर्ण सदस्य की हैसियत से हिस्सा ले रहा है। इस साल रूसी परिसंघ की अध्यक्षता में भारत शंघाई सहयोग संगठन की विभिन्न वार्ता बैठकों में सक्रिय रूप से भूमिका निभा रहा है। संगठन का शिखर सम्मेलन निकट भविष्य में आयोजित किया जाना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं।
सामान पैक कर दिया है, अपना ख्याल रखिएगा। और आप यहाँ परिवार का, माँ को अस्पताल लेके जाना है। और पैसे? अरे मैं ही तो जा रहा हूँ शहर, माँ का आयुष्मान भारत कार्ड तो यहीं छोड़े जा रहा हूँ ना। तो इससे यहाँ भी मुफ्त इलाज मिलेगा? यही तो खूबी है इस योजना की। मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने भी तो बताया था। लो तुम भी सुन लो। आयुष्मान भारत योजना के साथ एक बहुत बड़ी विशेषता पोर्टेबिलिटी की सुविधा भी है। पोर्टेबिलिटी ने देश को एकता के रंग में रंगने में भी मदद की है। यानी बिहार का कोई गरीब अगर चाहे तो उसे कर्नाटका में भी वही सुविधा मिलेगी जो उसे अपने राज्य में मिलती है। भारत सरकार की आयुष्मान भारत पीएम जय योजना दे रही है देश के 50 करोड़ से अधिक लोगों को प्रति वर्ष रुपए 5 लाख तक का मुफ्त इलाज। योजना के तहत लाभार्थियों के लिए कोविड-19 की जांच और इलाज मुफ्त है। 14555 पर कॉल कर योजना में अपना नाम जानिए और ई कार्ड बनवाने के लिए नजदीकी सीएससी केंद्र या सूचीबद्ध सरकारी या प्राइवेट अस्पताल जाएं। आयुष्मान भारत की छांव शहर हो या गांव। ये आकाशवाणी है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि उनके मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के 5 उपक्रम कॉरपोरेट भागीदार के रूप में सतत जलवायु कार्रवाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA में शामिल होंगे। ISA द्वारा आयोजित पहले विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए श्री प्रधान ने कहा कि भारतीय तेल और गैस कंपनियां इस स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन काल में सक्रिय रूप से भाग ले रही हैं। उन्होंने कहा कि कार्बन उत्सर्जन कम करने की दिशा में ये कंपनियां नवीकरणीय और जैव ईंधन जैसे हरित ऊर्जा निवेश पर अधिक ध्यान केंद्रित करेंगी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ने फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के सिलसिले में नशीले पदार्थ की जांच से जुड़े मामले में रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया है। रिया चक्रवर्ती को 3 दिन की पूछताछ के बाद आज गिरफ्तार किया गया। इस मामले में उनके भाई शोभिक चक्रवर्ती, सुशांत के घर के मैनेजर सैमुअल मिरांडा और नौकर दीपेश सावंत को पिछले हफ्ते ही गिरफ्तार किया जा चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय के टेली मेडिसिन प्लेटफॉर्म ई संजीवनी ने अब तक 3 लाख रोगियों को टेली परामर्श दिया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने पिछले महीने 9 अगस्त को ई संजीवनी के 1.5 लाख टेली परामर्श पूरे होने के अवसर पर आयोजित बैठक की अध्यक्षता की थी। तब से अब तक परामर्श के लिए दुगनी संख्या में रोगियों ने नाम दर्ज कराए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैज्ञानिक गोविंद स्वरूप के निधन पर दुख व्यक्त किया है। श्री कोविंद ने कहा कि प्रोफेसर स्वरूप के निधन से दुनिया ने एक महान खगोल वैज्ञानिक खो दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि रेडियो खगोल विज्ञान के क्षेत्र में उनके अग्रणी कार्यों की विश्व में प्रशंसा हुई है। प्रोफेसर स्वरूप का कल पुणे में निधन हो गया था। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 52 अंक की गिरावट के साथ 38,365 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 38 अंक गिरकर 11,317 दर्ज हुआ। सेना ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश के 5 युवाओं को शीघ्र वापस लाने की औपचारिकताओं के लिए चीनी सेना के साथ समन्वय स्थापित किया जा रहा है। ऊपरी सुबनसिरी में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर भारत की ओर से 5 युवा अनजाने में इस महीने की 2 तारीख को LAC के दूसरी ओर चले गए थे। तेजपुर के रक्षा जनसंपर्क अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल हर्षवर्धन पांडे ने कहा कि सेना के लगातार प्रयासों के कारण लापता युवाओं को खोज लिया गया है। उन्होंने कहा कि चीन की सेना ने आज हॉटलाइन पर ये जानकारी दी और इस बात की पुष्टि की है कि लापता भारतीयों को उनकी तरफ पाया गया है। और अब एक नजर कल के मौसम के पूर्वानुमान पर। दिल्ली में कल दिन में तेज हवाएं चल सकती हैं। न्यूनतम तापमान 26 से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। कोलकाता में आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे। जम्मू में न्यूनतम तापमान 24 डिग्री और अधिकतम 35 डिग्री के आसपास रह सकता है। गिलगित में तापमान 13 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। मुजफ्फराबाद में तापमान 20 से 34 डिग्री के बीच रहने के आसार हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अवसंरचना ट्रस्ट के जरिए पावर ग्रिड कॉरपोरेशन की सहायक कंपनियों की परिसंपत्तियों के मौद्रीकरण को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड महामारी से संघर्ष में मीडिया की भूमिका की सराहना की है। सरकार ने कहा, भारत में प्रति 10 लाख पर कोविड मरीजों की संख्या विश्व में सबसे कम, स्वस्थ होने की दर 77.65% हुई।
भारतीय सेना ने कहा उसने किसी भी हालात में वास्तविक नियंत्रण रेखा को पार नहीं किया और न ही कोई आक्रामक रुख अपनाया। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने उद्योग जगत के प्रमुखों से लॉजिस्टिक क्षेत्र में किफायती समाधान उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रेल के साथ साझेदारी करने को कहा और पेट्रोलियम मंत्रालय के तहत 5 सार्वजनिक उपक्रम अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन के सतत जलवायु कार्रवाई में शामिल होंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।